ईरान देश की एक लड़की एक शहर से दूसरे शहर अपने भाई के साथ घूमने के लिए आती है। लेकिन आने के बाद घूमने आने के बाद उस लड़की के साथ जो चीज होती है, एक ऐसा वाकया होता है, एक ऐसी घटना होती है। उस घटना के बाद, उस वाकया के होने के बाद जब ये खबर लोगों तक फैलती है, तो इस घटना की वजह से, इस वाकये की वजह से आज पूरा ईरान देश धधकता हुआ आग का गोला बन चुका है। यहाँ पे लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। लाखों लोग, सैकड़ों लोग सड़कों पे उतर गए हैं। और लड़कियां अपने बालों को काट के, अपने हिजाब को हवा में उछाल के विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। विरोध प्रदर्शन की वजह से वहां पे गोलीबारी भी हुई। गोलीबारी में लगभग 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, आज मैं जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी की वजह से, इस घटना की वजह से आज जो पूरा ईरान देश है वो दो पक्षों में बंट गया है। एक तरफ उस लड़की के समर्थन में, उस लड़की के सपोर्ट में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे उतरे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। अपने बालों को लड़कियां काट रही हैं, अपने हिजाब को उड़ा के हवा में फेंक रही हैं। और एक सरकार के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, और एक कानून, एक ऐसा लॉ जो वहाँ पे कई दशकों से चला आ रहा है, उसको बदलने की मांग की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ इस कानून को बचाए रखने के लिए जो सरकार है वो तरह तरह की सख्ती दिखा रही है। और ये मामला, ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा ये मामला तूल पकड़ चुका है कि जो मामला था उस शहर से निकल के पूरे देश में फैलता है, और देश से अब शायद पूरी दुनिया में फैलता चला जा रहा है। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो ईरान के एक शहर तेहरान में 13 सितंबर को एक महसा अमीनी नाम की लड़की अपने भाई के साथ, अपने बड़े भाई के साथ घूमने के लिए एक दूसरे शहर से, सेकेस से, वहां से तेहरान में घूमने के लिए सुबह सुबह आती है। जैसे ही लड़की मेट्रो स्टेशन से उतरती है, ट्रेन से उतरती है, तो वहां पे एक पुलिस की स्पेशल स्टॉप, जिसको गश्ते इरशाद कहा जाता है। अब गश्ते इरशाद एक ऐसी पुलिस है जो उस देश में, ईरान में, जो लड़कियां, जो महिलाएं इस्लामिक कानून के हिसाब से नहीं चलती हैं, जैसे उन्हें हिजाब पहनना है और हिजाब कैसे पहना जाएगा, ये सारी चीज़ें, और ये सारी जो ऐसे वहाँ के कानून हैं, जो इस्लाम को लेके कानून है, इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए वहाँ पे एक स्पेशल पुलिस फोर्स है, गश्ते इरशाद। यानी इस पुलिस का जो काम होगा, वो ऐसी लड़कियों को, ऐसे लोगों को चेक करेगा, और उन्हें अगर उनको शक होता है कि ये लोग सही से ऐसे नहीं है, इस्लाम के हिसाब से नहीं, इस्लामिक कानून के हिसाब से नहीं है, तो उन्हें गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार करके सजा देगी। तो ऐसे ही एक पुलिस के द्वारा, जो गश्ते इरशाद का एक सिपाही था, उसके द्वारा महसा अमीनी को रोका जाता है। और ये संदेह दिखाया जाता है कि तुमने जो हिजाब पहना है वो हिजाब सही से नहीं पहना है, इसलिए अब तुम्हें पुलिस थाने चलना होगा। अब चूंकि ये ईरान का कानून था, तो उसका भाई भी इसमें कुछ कर नहीं सकता था, कानून की वहाँ सख्ती से पालन होना था। कड़ाई के साथ इस कानून को लोग मानने वाले थे। तो उसका भाई अपने जहाँ उसे जाना था वहाँ चला जाता है, और महसा अमीनी को, जो गश्ते इरशाद के सिपाही थे, जो गश्ते इरशाद की पुलिस थी, वो गिरफ्तार करके लेके चली जाती है, और इसके भाई का नंबर वगैरह नोट कर लेती है कि जब जमानत होगा तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपको इत्तला कर दिया जाएगा, आप इनको आके ले जा सकते हैं। मामला बहुत बड़ा नहीं था, क्योंकि ऐसी चीज़ें वहाँ होती थी। भाई भी ज़्यादा विरोध नहीं करता, और महसा भी ज़्यादा विरोध नहीं करती, चुपचाप पुलिस वालों के साथ चली जाती है। अच्छा, विरोध करने का कोई मतलब भी नहीं था, उस कानून के खिलाफ आप कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो विरोध और ऐसी चीज़ें होती नहीं, चुपचाप से महसा अमीनी पुलिस वालों के साथ चली जाती है, और मामला रफा दफा हो जाता, बात आई गई हो जाती है। अब 13 तारीख के बाद 14 तारीख आता है, 14 के बाद 15 आता है, 15 के बाद 16, 16 तारीख को उसके भाई के पास, उसी थाने से, उसी स्टेशन से फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला जो पुलिसकर्मी था, जब एक दूसरे से अभिवादन होता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके बाद वो आदमी कहता है कि जो महसा अमीनी आपकी सिस्टर है, उसकी मौत हो चुकी है। अब जब ये चीज़ उसका भाई सुनता है, तो भाई के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये मेरी बहन को पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद आज ये कह रहे हैं कि उसकी मौत हो गई। तो उसका भाई घबरा जाता है, घबरा के अपने पिता के पास फ़ोन करता है, और फिर पिता अपने जो उसके हित मित्र, उसके दोस्त थे, उनसे संपर्क करता है, उनको ये बातें बताता है। चूँकि पिता दूसरे शहर में था, सेकेस में, और भाई जो था इसी के शहर में था, तो भाई भागते हुए अस्पताल में जाता है, और अस्पताल में पूछता है कि मेरी बहन की मौत कैसी हुई। क्योंकि भाई था, घबरा गया, और सीधा सीधा आके पुलिस वालों पे उंगली उठा देता है कि आपने गिरफ्तार किया, आपने ही ज़रूर कुछ इसके साथ किया होगा, और जल्दी से जो मेरी बहन है उसको मुझे दिखाया जाए, उसकी बॉडी जो है वो मेरे हवाले कर दी जाए। अब जब भाई अपनी बहन की लाश को देखता है, जब पुलिस वाले और अस्पताल वाले उसकी बहन की लाश को, उसकी बहन की डेड बॉडी को उसे दिखाते हैं, तो देखता है कि उसकी बहन की जो जिस्म है उस पर कई चोटों के निशान थे।
गहरी चोटों की निशान। अब चोट का निशान जब देखता है तो उसका भाई भड़क जाता है और पुलिस वालों पे कहता है कि आप लोगों ने इसे मारा पीटा, इस वजह से मेरी बहन की, मेरी सिस्टर की, अमीनी की मौत हो गई। अब जब ये खबर उसका भाई सुनता है और भाई अपने पिता को बताता है, अपने फादर को बताता है, अपने वालिद को बताता है, तो उसके जो फादर थे वो ये बात आसपास के लोगों को बताने लगते हैं कि कैसे उनकी लड़की को पुलिस वालों ने उठाया हिजाब के चक्कर में और इस तरीके से मारा, इस तरीके से सजा दी कि उसकी बेटी की मौत हो गई। अब धीरे धीरे ये बात वहाँ के लोकल मीडिया में आता है और तब तक कुछ लोग उस महिसा अमीनी की डेड बॉडी की जो फोटो है वो क्लिक करते हैं, खींच लेते हैं मोबाइल से और सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। अब जब ये चीज़ें चलने लगती हैं, लोगों तक एक बात फैलती है, तो एक तरह से लोगों का जो गुस्सा था वहाँ की सरकार के खिलाफ, वहाँ के कानून के खिलाफ, वो फूटने लगता है। क्योंकि एक लड़की अगर हिजाब गलत तरीके से पहन रही है तो आप, अगर आपके यहाँ कानून है, आप ऐसी सजा दे सकते हैं, तो कम से कम इतनी दरिंदगी तो मत दिखाइए कि कोई लड़की अगर हिजाब नहीं पहनी तो उसके बदले में आप उसकी जान ले लें। तो धीरे धीरे ये मामला जब बढ़ता चला जाता है, फिर इस जब मामले की जांच करती है पुलिस और बाकी लोग करते हैं, तो पुलिस वाले कहते हैं और अस्पताल की जो अथॉरिटी है वो कहती है कि आपकी बेटी को दिल की बीमारी थी, इस वजह से जब अस्पताल लाया गया था और यहाँ पे लाया गया था तभी इसकी धड़कन रुक गई थी, ये मर गई थी। लेकिन इसके उलट उस लड़की महसा अमीनी के पिता का कहना है कि ऐसी कोई बीमारी मेरी बेटी को नहीं थी। अब यहाँ से जो दो पक्ष थे, पुलिस वाले अपना अलग पक्ष कहते हैं और इस महसा के जो फादर हैं, जो वालिद हैं, वो दूसरा पक्ष कहते हैं। अब धीरे धीरे मामला तूल पकड़ने लगता है। उसके बाद जो ऑफिशियल बयान आया था पुलिस का वो डिलीट कर दिया जाता है सोशल मीडिया पे। अब धीरे धीरे विवाद बढ़ने लगता है। लेकिन ये विवाद आखिर हुआ क्यों और ऐसे कानून वहां पे है क्यों, अब इसकी जड़ में जाने की बात आती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। साल 1936 में, साल 1936 में जो वहाँ के शासक थे, जो वहाँ के निज़ाम थे, रेजा शाह, वो ऐसे इस्लामिक चीज़ें, ऐसी कट्टरपंथी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते थे। और वो पश्चिम, जो वेस्टर्न कल्चर होता है, पश्चिमी सभ्यता होती है, इसके समर्थक थे। तो जब आते हैं, शासन में आते हैं, तो वो ऑफिशियल बयान देते हैं। वो कहते हैं कि आप चाहें तो हिजाब को छोड़ें, हिजाब कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। तो जब ये चीज़ आती है तो जाहिर सी बात है, जैसे हमारे देश में पक्ष होता है तो विपक्ष होता है। जो शासन करने वाली पार्टी है उसका विपक्ष हमेशा है उसकी चीज़ का विरोध करेगी। तो जब ये चीज़ रेजा साहब बोलते हैं तो जो उनके विपक्ष वाले थे इस बात को लेकर मुहिम छेड़ देते हैं और विवाद चलता रहता है। चूंकि जब ये बात कहते हैं कि आपको वेस्टर्न कल्चर पहनना होगा साल 1936 में, तो 1936 में जो ईरान था, जो ईरान देश था, वो ऐसी चीज़ों के लिए तैयार नहीं था, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। क्योंकि वहाँ पे जो पिछड़ापन था और ऐसी सारी चीज़ें थी कि बेहद पुराने ख्यालों वाले थे। जैसे अभी भी हमारे देश में अभी भी कुछ लोग हैं, तो ऐसे ही वहाँ पे भी कुछ पुराने ख्यालों के लोग थे। तो जब ये बात वो कहते हैं तो एक तरह से उनके ही लोगों द्वारा, उनकी ही जनता द्वारा उनका विरोध होने लगता है। और विरोध इतना होता है कि साल 1941 में, मात्र 5 सालों में ही, जो उनके बेटे थे मोहम्मद रेजा पहलवी, उनको गद्दी दे दी जाती है और इनको हटा दिया जाता है, सिर्फ एक हिजाब को हटाने की बात पे। उसके बाद जब ये आते हैं तो ये भी अपने पिता की तरह उसी बात को तोड़ मड़ोड़ के जनता के सामने कहते हैं कि हमें कुछ अपनाना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन ये बेहद बुद्धिमानी के साथ तोड़ मरोड़ के ये सारी चीज़ें करते हैं। तो धीरे धीरे इन चीज़ों का, ऐसी चीज़ों का, जो वहाँ पे महिलाएं थी वो ज़बरदस्ती जानबूझ के हिजाब पहनती थी और हिजाब पहन के ये चीज़ दिखाती थी कि हम आपका, यानी कि रेजा पहलवी का और आपके जो वेस्टर्न कल्चर है, जो आपका पश्चिमी सभ्यता है, इन सब चीज़ों का हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन उन महिलाओं को नहीं पता था कि जो आज ये विरोध कर रही हैं, किसी धार्मिक संगठन वाले जो उन्हें भड़काते थे, उन्हें ऐसे कहते थे कि ये इस्लाम के खिलाफ जा रहा है, ये सारी चीज़ें इस्लाम में नहीं है। उन महिलाओं को नहीं पता था कि जो चीज़ आज वो बस बहकावे में आकर ऐसी चीज़ें विरोध कर रही हैं, वो वही चीज़ कल उनके लिए एक काल बन जाएगा। उसके बाद जब इनका विरोध होता है, धीरे धीरे जनता में आक्रोश बढ़ता चला जाता है और इसका खामियाजा, इसका रिजल्ट, इसका परिणाम ये होता है कि साल 1979 में एक बेहद कट्टर इस्लामी गुरु रुहुल्लाह खुमैनी, इनकी ताजपोशी हो जाती है। अब जैसे ही ये इस्लाम में आते, मतलब ये सत्ता में आते हैं, ये बेहद इस्लामिक संगठन के गुरु थे, बेहद कट्टर गुरु थे। तो जैसे ये सत्ता में आते हैं तो धीरे धीरे पूरे ईरान में
इस्लामीकरण बहुत तेजी से होने लगता है। वैसे भी वहाँ पे ज़्यादातर जनसंख्या इस्लाम की ही है, लेकिन जो कट्टरता थे, जो ऐसी चीज़ें थी, वो धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही बढ़ाई जाने लगी। शुरू में तो वहाँ के लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था, वहाँ की महिलाओं को भी, कि देखो कितना धार्मिक इंसान हमारा राजा हुआ, हमारा शासक हुआ, जो पूरे इस्लाम की सारी चीज़ों को हमारे पर लागू करवा रहा है। लेकिन चीज़ें जब धीरे धीरे हद से बढ़ने लगी, और शुरुआत में 1980 में जब ये रूहुल्लाह खुमैनी कहता है कि जो काम करने वाली महिलाएं हैं उन्हें हिजाब पहनना चाहिए, और हिजाब भी ऐसा पहनना चाहिए कि जो बाल हैं वो आपके दिखे नहीं, क्योंकि बाल जो है वो दिखना इस्लाम में हराम है। तो जब ये सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं, जब ये बयान आता है, तो महिलाओं में एक तरह से विरोध प्रदर्शन यहाँ से उठना चालू हो जाता है। और विरोध प्रदर्शन होने के बाद ऐसे जब चीज़ें होती हैं, तो जो रूहुल्लाह खुमैनी है ये धीरे धीरे अपना दिमाग खेलता है, क्योंकि उस समय तक ये पूरी शासन सत्ता में नहीं था, इसका इतना बड़ा कदकाठी इसके देश में नहीं थी। तो ये कहता है कि मैंने तो एक सुझाव दिया एक धर्मगुरु होने के नाते, बाकी आपकी इच्छा हो तो आप मानिए, आपकी इच्छा हो तो ना मानिए। बाकी जो घर के पुरुष हैं, जो घर के मर्द हैं, खुद ही जानते हैं कि इससे चीज़ों को मानने का क्या फ़ायदा होगा। जब ये लाइन वो खुमैनी बोलता है, जो वहाँ का शासक था, तो जो घर के पुरुष थे उनका पुरुषार्थ, उनकी मर्दानगी एक तरह से जाग जाती है। जो कहने के लिए मर्दानगी थी, वो अपनी महिलाओं पे, अपनी घर की औरतों पे जोर जबरदस्ती करके जो काम करने वाली थी उन्हें हिजाब पहनाने लगती हैं। और इधर ऑफिशियल जो बयान आया था सरकार का, उसमें कहता है कि हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आपकी इच्छा हो तो पहनिए। उसके बाद वो बेहद सातिर तरीके से पुरुषों को, खासकर मर्दों को भड़का के जो ये चीज़ थी हिजाब, उसे लागू करवा देता है बाहर काम करने वाली महिलाओं को, खुद को पीछे रख के, पुरुषों को आगे करके। अब उसके बाद जैसे इस घटना को 1980 के बाद एक साल बीतता, 1981 में जब इसका कदकाठी, इसकी चीज़ें बढ़ती हैं, तो 1981 में ये कामकाजी महिलाओं के लिए हिजाब जो है अनिवार्य कर देता है। पहले इसने सुझाव दिया, सजेशन दिया, इसके बाद एक साल के अंदर इसने हिजाब को अनिवार्य कर दिया। क्योंकि इससे पहले भी इसका विरोध हुआ था, लेकिन कोई खास रिजल्ट नहीं मिला, और लगभग महिलाएं अब हिजाब पहनने भी लगी थी। तो इस चीज़ का ज़्यादा विरोध, ज़्यादा प्रदर्शन होता नहीं। और इस घटना के ठीक 2 साल बाद 1983 में सभी महिलाओं के लिए, 7 साल की बच्चियों से लेकर उसके 7 साल के ऊपर की चाहे जितनी महिलाएं हैं, उनके लिए हिजाब पहनना लाजमी हो गया था। उनके लिए हिजाब पहनना कंपलसरी हो गया था। अगर कोई लड़की है 7 साल के ऊपर है, तो चाहे घर में रहे चाहे बाहर रहे, उसे हिजाब पहनना ही पड़ेगा। अब इस घटना के बाद जब विरोध प्रदर्शन चालू होता है, तब जाके रूहुल्लाह खुमैनी ने अपना एक स्पेशल पुलिस फोर्स बनवाया। अब चूंकि जब कानून लगता है कि हिजाब पहनना और सही तरीके से पहनना है और इसकी जांच होगी, अब किसी किताब में हिजाब को सही पहनने का ऐसा कोई संविधान में तो नहीं लिखा था, जहां से ये चीज़ें चेक की जाए कि हिजाब सही तरीके से कैसे पहना जाएगा और गलत तरीका क्या है। तो इस वजह से इस चीज़ को चेक करने के लिए उसने एक पुलिस फोर्स, और ऐसी पुलिस फोर्स कई इस्लामिक देशों में है जो ऐसी चीज़ों को चेक करती हैं, और ऐसी एक पुलिस फोर्स उसने बनाई गश्ते इरशाद। गश्ते इरशाद का काम क्या था कि ऐसी सोशल जगहों पे, जहाँ पे चाहे वो पुलिस मेट्रो स्टेशन हो, कोई बस स्टैंड हो, कोई सिनेमा हॉल हो, या फिर ऐसी जगहों पे वो रहेगी, वहाँ पे दबिश डालेगी, और दबिश डालने के बाद वो चेक करेगी कि जो महिलाएं हैं वो ठीक से हिजाब पहनी है या नहीं, और ऐसे इस्लाम के कानून को मान रही हैं कि नहीं। इस वजह से उसने एक पुलिस फोर्स बनवाई जिनका काम, और ऐसी पुलिस फोर्स मुझे जान के आश्चर्य हुआ कि कई इस्लामिक देशों में है। और ये पुलिस जो फोर्स बनी थी, उसका काम था कि ये लगातार चेक करती, और चेक करने के बाद जिसके ऊपर इसे शक होता कि इसने इस्लाम के कानून को नहीं फॉलो किया, इसने हिजाब सही से नहीं पहना, तो उसको 3 तरह की सजाएं देने का अधिकार था उस पुलिस वाले को। पहला, उस महिला को 10 से 60 दिन की जेल हो सकती थी। दूसरा, वो चाहे तो 100 से 1000 रुपए, जो वहाँ के रुपए थे, वहाँ की जो करेंसी है, उस हिसाब से वहाँ पे जुर्माना भी लगाया जाता था। तीसरा, उसे 74 कोड़े मार के भी सजा दी जाती थी। ये तीनों सजाएं उस महिला के अपराध की श्रेणी के ऊपर निर्भर था कि उसने कितना ज़्यादा गलत पहना है या फिर कितना ज़्यादा सही पहना है, कितनी कम गलती उससे हुई। इस कारण से तीनों सजाएं अलग अलग विभाजित थी। तो ठीक इसी क्रम में जब 13 तारीख को महसा अमीनी आती है और उसका हिजाब पुलिस के हिसाब से कथित तौर पे गलत पाया जाता है, पुलिस को लगता है वहाँ की गश्ते इरशाद को किसने हिजाब सही से नहीं पहना है, तो इस वजह से उसे गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके ले जाती है और थाने में उसे मार पीट के
तब तक पीटती है जब तक उस बच्ची की, जिसकी उम्र मात्र शायद 23 से 24 साल रही होगी, उस लड़की की, उस बच्ची की मौत नहीं हो गई। तो इस वजह से जब ये मामला फैल रहा है, तो इस वजह से आज पूरे ईरान में, और ईरान के साथ साथ अब पूरी दुनिया में गुस्से का माहौल है। अगर कोई लड़की है, कोई महिला है, वो हिजाब अपनी इच्छा से पहनना चाहती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सबको अपने जीवन शैली जीने का अधिकार है। अगर कोई ऑफिस वाला है, कोई सरकारी संगठन है, कोई भी सरकारी और प्राइवेट हो, कोई खास ड्रेस कोड लगवा रहा है, तो इसमें भी कोई गलत नहीं है। स्कूल वालों के लिए अपना कोई ड्रेस कोड है, उसमें भी कोई गलत नहीं। लेकिन पूरे देश के लिए, पूरी एक आबादी के लिए किसी तरह का कोई ड्रेस, किसी तरह का कोई परिधान अगर आप लागू करते हैं कि आपको जरूर से जरूर यही पहनना होगा, वो चाहे हिंदुओं के लिए हो, चाहे वो इस्लाम के लिए, चाहे मुस्लिमों के लिए, चाहे ईसाइयों के लिए, चाहे सिखों के लिए हो, तो अपने आप में ये बेहद गलत, बेहद शर्मिंदगी वाली बात है। क्योंकि सभी इंसान को, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उसको अपनी इच्छा से कपड़े पहनने का अधिकार है। हालांकि वो कपड़े ऐसे हों कि उस वजह से किसी को शर्मिंदगी, किसी को ऐसी चीज़ें ना झेलनी पड़े। बाकी कोई खास कपड़ा, कोई खास चीज़, कोई खास रंग पहनने के लिए आप किसी को मजबूर, किसी को आप बेबस नहीं कर सकते। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी ईरान में जो हिजाब का विवाद है उसकी। उम्मीद है अगर आपको कहानी पसंद आई हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद भी आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस मामले में आपकी क्या राय है? जो मेरा पक्ष था, वहाँ का ईरान का पक्ष था और जो लोगों का पक्ष था, तीनों मैंने आपके सामने रखे। अब इस मामले में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।